हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। इस पर्टिकुलर क्लास में देखो हम और कुछ इंपॉर्टेंट नए एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे रहने वाले हैं फूड लॉ से रिलेटेड। इसके पहले वाली क्लास में हमने 15 एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो कि बहुत बेसिक थे। आज हम थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे जो कि हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के और नए 15 एमसीक्यू होंगे। देखो फूड लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको सारी चीजें लगभग इसके बारे में पता होनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस बनना तय है। डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। अगर आपको श्योरिटी के साथ में कुछ नंबर्स गेन करने हैं तो आप ये समझ सकते हो कि फूड लॉ को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 15 क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा वो है, विच ऑफिसर हैज द पावर टू इशू प्रोविजन ऑर्डर। पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस ऑफिसर के पास में ये पावर होती है कि वो प्रोविजन ऑर्डर को इशू कर सकता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर, या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, या फिर फूड एनालिस्ट, या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो इन चारों ऑप्शंस में अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां पर देखो क्वेश्चन ये है प्रोविजन ऑर्डर के बारे में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो उसको कौन इशू कर सकता है? उसको इशू कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अब प्रोविजन ऑर्डर होता क्या है, देखो कि सपोज दैट कि मानते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी स्टेट में या फिर किसी भी एरिया, किसी प्रेमाइसेस में कोई मार्केट हो सकता है फूड का, वहां पर फूड को लेकर के कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर स्टोरेज होती है, कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई फूड कोर्ट कुछ भी है। वहां पर कुछ अगर ऐसा होता है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जाती है कि जो भी लॉ है उसका कंट्रावेंशन किया जाता है। उसका कंट्रावेंशन इस तरीके से किया जाता है कि वो किसी भी तरीके से, मतलब एक तरीके से जो भी हमारे लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं या फिर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोला गया, या फिर बोला गया है कि आप इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स को नहीं यूज कर सकते हो, कुछ भी ऐसा किया जाता है जो हमारे लॉ के अगेंस्ट सही नहीं है, ठीक है। लॉ के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, उस जो एफबीओ है, फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि उसके द्वारा यहाँ पर लॉ का कंट्रावेंशन किया जा रहा है। अब ये लॉ का जो कंट्रावेंशन किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर सकती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कुछ भी, उसको अगर कन्विक्टेड पाया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है। बट यहाँ पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करता है, अगर उसको ऐसा लगता है, कोई रीजनेबल ग्राउंड मिलता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी देखी गई है, तो वो वहां पर जो भी फूड की एक्टिविटी थी, फूड की एक्टिविटी यानी कि अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, स्टोरेज हो रही थी, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, सेल किया जा रहा था, तो उस पे क्या कर दिया जाता है, एक प्रोविजन ऑर्डर इंपोज कर दिया जाता है, यानी कि उसकी जो एक्टिविटी है उसको रोक दिया जाता है। यानी कि अब उस आर्टिकल ऑफ फूड को ना ही सेल किया जा सकता है, ना ही उसको कंज्यूम किया जा सकता है, और ना ही उसको एक तरीके से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ टाइम के लिए उसको क्या किया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोविजन ऑर्डर। ये गवर्नमेंट हमारे कंज्यूमर्स के हित में करती है ऐसा, जब भी उसे ऐसा कुछ लगता है। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो होता है वो ऐसा करता है। तो लॉ से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो ये ऑफिसर देखता है, जो भी निर्णय डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि देखो फूड लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके टोटल 9 हावर का एक सेशन बनाया है। 9 हावर का सेशन इस वजह से बनाया है कि जिससे मतलब फूड लॉ को लेकर के आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको फूड लॉ को लेकर के होती है। 9 हावर में मैंने टोटल 16 क्लासेस, हमने यहाँ पर 16 लेक्चर लिए हैं, वो आप देख सकते हो। आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज पे करके ये कोर्स सब्सक्राइब करना है सो एजुकेशन के ऐप पर जाकर के। 49 भी इस वजह से रखा गया, आपको जस्ट ये ना लगे कि ये फ्री कोर्स है, इसकी क्या वैल्यू है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। 49 रुपीज में आपको टोटल 9 हावर की क्लासेस मिलेगी। 9 हावर की क्लासेस में आपको 16 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। 16 क्लासेस में आपको टोटल उसके नोट्स मिलेंगे, जिससे हम ये एश्योर कर सकते हैं कि आपको दोबारा से फूड लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। अगर आप उसको रिवाइज करते रहे, तो रिवाइज नहीं करोगे तब तो आप भूल जाओगे, आप चाहे जितनी बार भी पढ़ो। बट अगर आप उसकी जो कॉपी है निकाल लेते हो लॉ की, अगर उसको रिवाइज करते रहते हो तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन जो 101 सेक्शन होते हैं ना, उनको डिटेल में कवर किया गया बहुत अच्छे से, जिस तरीके से समझाया जा सकता था वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। इसको लेने के लिए आप सिंपली स्व एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, जस्ट 49 रुपीज आपको पे करने हैं। 1 ईयर के लिए आपको ये मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में फूड लॉ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसको आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, इन केस ऑफ इंपोर्टेड फूड आर्टिकल द फूड एनालिस्ट सेल सेंड द रिपोर्ट विद इन पीरियड ऑफ। देखो क्या होता है कि दो तरीके से मेनली यहाँ पर, एक तो नॉर्मल टाइप का
क्या होता है कि फूड की एनालिसिस होती है और एक होता है इंपोर्ट का। तो इन केस ऑफ इंपोर्टेड फूड, ठीक है, इंपोर्टेड फूड का मतलब किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को अगर इंपोर्ट किया गया है किसी दूसरी कंट्री से और वो कस्टम में है, तो वहां पर क्या होता है, उसकी एनालिसिस करी जाती है फूड एनालिस्ट के द्वारा। तो उस केस में फूड एनालिस्ट को कितने टाइम में वो रिपोर्ट्स देनी होती हैं, 2 डेज में या 5 डेज में या 7 डेज में या 14 डेज में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखो, वो यहाँ पर 5 डेज होगा। तो 5 डेज के भीतर जो फूड एनालिस्ट होता है उसको रिपोर्ट देनी होती है इंपोर्टेड फूड की, और वो रिपोर्ट किसको देता है, वो देता है ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो कस्टम में ऑफिसर्स होते हैं या फिर सब कभी कभी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी होते हैं। तो उनको यहाँ पर ये रिपोर्ट्स वगैरह देनी होती है, जिसके बेसिस पे कस्टम में जो फूड है उसको रिलीज करना होता है। क्योंकि देखो, जनरली होता क्या है कि अगर आप किसी नॉर्मल मार्केट से कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को कलेक्ट करता है, सैंपलिंग के लिए भेजता है, तो विद इन 14 डेज उसकी रिपोर्ट्स वगैरह फूड सेफ्टी ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में आ जाती है। बट इंपोर्टेड फूड के साथ में ऐसा है कि विद इन 5 डेज करना होता है, क्योंकि देखो इंपोर्ट करते हैं तो पेरिशेबल आइटम होता है, बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी उसको रिलीज कर दिया जाए। तो इस केस में यहाँ पर जो टाइम लिमिट है वो 5 डेज की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 18, कि हाउ मेनी एक्ट्स वर रिपील्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो जैसा कि बेसिक हमने समझा था पहले कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जब आया है तो हमारे कंट्री में एक कॉन्सेप्ट चला, वन नेशन वन फूड लॉ। बट 2006 के पहले ऐसा नहीं था। तब यहाँ पर जो भी लॉ थे वो डिफरेंट डिफरेंट फूड कमोडिटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड लॉ थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जब आया है तो उसने कितने नंबर ऑफ टाइप्स के फूड लॉ जो है उनको रिपील कर दिया है, उनको रिप्लेस कर दिया है। ऑप्शंस है 6, 7 या फिर 8 या फिर 5, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7 होगा, ठीक है। हो सकता है बहुत जगह आपने 8 पढ़ा हो, ऐसा पॉसिबल इस वजह से क्योंकि एफएससीआई ने भी पहले इसको अपडेट नहीं किया था। अगर हम पहले की इंफॉर्मेशन देखते हैं हमारे, हालांकि हम अपने फूड लॉ को भी पढ़ते हैं तो उसमें भी यही मेंशन किया गया था कि टोटल 8 लॉज को यहाँ पर रिपील किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको रिपील नहीं किया गया था। इसको लेकर के बाद में क्लियर हुई चीजें। तो अभी के टाइम पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा 7 लॉ। अब वो 7 लॉ कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 वाज इनेक्टेड एज अ कंसोलिडेटेड एक्ट, यानी कि जो भी एक्ट थे, पहले जो एक्ट थे उनके अंडर में जो भी प्रोविजंस थे उनको कंसोलिडेट करके एक लॉ के अंदर लाया गया, ठीक है। एक लॉ के अंदर में लाया गया। और उसमें कौन कौन से ऑर्डर्स थे या फिर एक्ट थे। पहला था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जिसको पीएफए बोलते हैं, 1954 में आया था। दूसरा था फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, 1955 में आया था। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर था, 1973 में आया था। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट था जो आया था 1947 में। उसके बाद में एडिबल ऑयल पैकेजिंग था ऑर्डर, वो आया था 1998 में। फिर मिल्क एंड मिल्क ऑर्डर था, वो आया था 1992 में। उसके बाद में आया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फिर डी ऑयल्ड मील एडिबल फ्लोर जो ऑर्डर था वो आया था 1967। तो यहाँ पर टोटल 7 थे जिनको रिपील कर दिया गया, यानी कि हम कह सकते हैं इनको खत्म कर दिया गया। इनके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो सभी के सभी कंसोलिडेट कर दिए गए हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद द फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ फूड अथॉरिटी। तो जो हमारा लॉ है उसका कौन सा सेक्शन फूड अथॉरिटीज की ड्यूटीज और फंक्शंस के बारे में बताता है। सेक्शन नंबर 15 या 16 या 17 या 18। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा, फूड अथॉरिटी की बात हो रही है यानी कि एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बात हो रही है उसकी बात हो रही है। तो यहां पर सेक्शन नंबर जो 16 है, सेक्शन नंबर 16 बताता है एफएसएसएआई के फंक्शंस और ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने कि सेक्शन 25 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद। तो सेक्शन नंबर 25 बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि हमारे फूड लॉ में टोटल अगर हम बात करें 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 जो है वो सबसे छोटा है। सबसे बड़ी खासियत यही है कि चैप्टर नंबर जो 5 है हमारा वो बहुत छोटा है। उसके अंडर में केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 जो है वो किस बारे में डील कर रहा है आपको बताना है। नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग को लेकर के, या फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड को लेकर के, या फिर फूड रिकॉल प्रोसीजर।
या फिर ऑल इंपोर्ट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ फूड टू बी सब्जेक्टेड टू दिस एक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल को लेकर के हमारे सेक्शन नंबर 25 में बताया गया फूड लॉ के, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछता है कि अ सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट, देखो एक एक वर्ड को समझा करो, आपको क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है अ सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रहा है यहाँ पर ऑफ द फूड सेफ्टी मेजर्स अडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉल्ड। अब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है या फिर जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, उनको यहाँ पर क्या करना होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कराना होता है अपने यूनिट का, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी टेस्टिंग बोलते हैं, या फिर फूड एनालिसिस बोलते हैं, फूड सैंपलिंग बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑडिट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फूड सेफ्टी ऑडिट। तो फूड सेफ्टी ऑडिट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हमने यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे फूड सेफ्टी ऑडिट बाय सो एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। तो फूड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। जो कंप्लायंस वगैरह होते हैं फूड लॉ को लेकर के, या फिर अदर जो कंप्लायंस होते हैं, उनको चेक करने के लिए ये कैरी आउट किया जाता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जिसको फूड सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सिलेक्शन कमिटी होती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन कौन होता है। ऑप्शंस दिए गए हमारे सामने। सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जैसे कि आपको पता है कि जो मेन हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है वो सब आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। तो पहला ऑप्शन दिया गया सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, या फिर सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड होता है, या फिर नन ऑफ द अबव होता है। देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें अपने, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कैबिनेट सेक्रेटरी। अब देखो ये जो सिलेक्शन कमिटी है इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका चेयरपर्सन कौन होता है। तो जितनी भी कमिटीज होती हैं एफएसएसएआई में, फूड अथॉरिटी में बहुत सारी कमिटीज हैं, कमीशंस हैं, तो सभी में उनका चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन होता है। अब ये सिलेक्शन कमेटी बनाई किस लिए जाती है, तो जो हमारा फूड अथॉरिटी है, सबसे बड़ा फूड अथॉरिटी कौन सा है, एफएसएसएआई है, मेनली वही है, वही सारा कंट्रोल करता है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो एफएसएसएआई है। अब एफएसएसएआई का जो सबसे हेड ऑफिसर होता है वो होता है चेयर पर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक सिलेक्शन कमेटी बनाती है। सिलेक्शन कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपना रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ भाई ये जो कैंडिडेट है ये सुटेबल है एफएसएसएआई के चेयरपर्सन के लिए। तो एफएसएसएआई का जो चेयरपर्सन का सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होता है, बट सिलेक्शन कमेटी को कौन बनाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और वो सिलेक्शन कमेटी डिसीजन लेती है कि किसको बनाया जाएगा चेयरपर्सन ऑफ द एफएसएसएआई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसका जो चेयरमैन होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, उसका चेयरमैन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे कंट्री की सबसे बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट है, इससे बड़ी कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप एज अ आईएएस ऑफिसर एंट्री लेते हो तो आप नेक्स्ट लेवल सबसे अपर जो होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, इससे ऊपर कोई भी पद नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो सबसे बड़ा पद होता है। तो इनके बिना रिकमेंडेशन के चेयरपर्सन का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 विच सेक्शन इंक्लूड्स द प्रोविजन फॉर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। सैम्पलिंग एंड एनालिसिस का जो प्रोविजन है वो हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के किस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 45 या 46 या 47 या 42। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन नंबर 47। तो सेक्शन नंबर 47 में बताया गया है सैंपलिंग एंड एनालिसिस, और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 में आएगा। तो फूड लॉ में टोटल 12 चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 8 में सेक्शन नंबर 48 में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको सैंपलिंग एंड एनालिसिस के कुछ प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि सैंपल को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको कैसे भेजा जाएगा, सैंपलिंग के लिए किसके पास भेजना है, और कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड वगैरह करना है, ये सारी चीजें। अब यहां पर ये बात आती है कि अगर इफ अ फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्स अ सैंपल देन
इन हाउ मेनी पार्ट्स डज इट हैव टू बी डिवाइडेड। अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ किसी सैंपल को कलेक्ट करता है किसी भी फूड की शॉप से, किसी रेस्टोरेंट से, किसी होटल से, या फिर किसी भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो वो उस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद में उसको उस सैंपल को डिवाइड करना होता है। प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके ऊपर सील वगैरह लगानी होती है, प्रॉपर पैकिंग करनी होती है, उसके बाद में उसको भेजना होता है टेस्टिंग के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, या फिर 2 पार्ट में। तो देखो उसको एफएसओ को डिवाइड करना होगा 4 पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 पार्ट में। ठीक है, 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाएगा। 4 पार्ट में जब उसको डिवाइड किया जाएगा तो यहां पर ध्यान रहना चाहिए आप, 4 पार्ट में जब उसको डिवाइड किया जाता है तो सबसे पहले बात तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में उसके ऊपर प्रॉपर सील लगाई जाती है कि रास्ते में उसको कोई ओपन ना कर सके। प्रॉपर सील होती है, प्रॉपर गवर्नमेंट सील होती है, एकदम प्रॉपर प्रिजर्व करके उसको भेजा जाता है। फिर क्या होता है, उसके बाद में जो पहला सैंपल होता है उसको भेज दिया जाता है फूड एनालिस्ट के पास में टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों हम कह सकते हैं एक तरीके से डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होता है, डीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, उसकी कस्टडी में होते हैं। अब इसमें दो तो उसके पास में मेन कस्टडी में होते हैं, बट ये जो दूसरा पार्ट होता है इसको इस वजह से रखा जाता है कि जब इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, फूड सेफ्टी ऑफिसर अपने पास में कोई भी पार्ट नहीं रखता है, एक तो फूड एनालिस्ट के पास में भेज दिया जाता है और 3 जो होते हैं वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास होते हैं, हम ये कह सकते हैं। 2 होते हैं वो मेन कस्टडी में होते हैं, एक इस वजह से रखा जाता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में कि यानी कि इस वजह से रोका जाता है उसको कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर की परमिशन के बाद में उसको जो है डिफरेंट प्लेस पे टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। सपोज दैट मानते हैं कि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसके आर्टिकल ऑफ फूड की टेस्टिंग हुई, फूड एनालिस्ट ने रिपोर्ट सबमिट करी, बट फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलता है कि भाई आपकी रिपोर्ट गलत है, हमारे फूड में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा फूड जो है वो पूरी तरीके से सही है, सारे कंप्लायंस हमने कराए हैं, उसमें जो भी एडिटिव्स हमने यूज किए हैं वो प्रॉपर लिमिट में यूज किए गए हैं, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग सही है। तो उस केस में ये अपील कर सकता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने ये जो दूसरा वाला सैंपल अपने पास में रखा है, अब ये इसको भेज सकता है रेफरल फूड लेबोरेटरी में। ठीक है, रेफरल फूड लेबोरेटरी में जब भेजा जाएगा तो रेफरल जो फूड लेबोरेटरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एफएसएसएआई के अंडर में आती है पूरी तरीके से। तो वहां क्या होता है, जो रेफरल फूड लेबोरेटरी का जो फाइनल डिसीजन आएगा वो एक फाइनल डिसीजन माना जाएगा। उसके बाद में ये जो कुछ सैंपल्स होते हैं, तो सपोज दैट कि मान लेते हैं कि फूड एनालिस्ट के पास में जो सैंपल जाता है वो खराब हो जाता है, तो वो दोबारा से यहाँ से सैंपल मंगवा सकता है। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद में देखो हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने ये है कि हु इज द रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर द सेंट्रल लाइसेंसिंग। सेंट्रल लाइसेंस जो होता है, हमने बताया था आपको 3 तरीके के यहाँ पर लाइसेंसिंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस, तीसरा होता है सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है, अब रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर द सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सीईओ, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर, कौन होता है। तो इसका जो देखो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएसएआई, जिसको अपॉइंट करता है एज अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। वो होते हैं क्या, एक्चुअल में सेंट्रल लाइसेंसिंग रजिस्टरिंग अथॉरिटी होते हैं, वही यहां पर सेंट्रल लाइसेंस को इशू करते हैं। ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर स्टेट लाइसेंस को इशू करता है, जिसका अपॉइंटमेंट हमारे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा किया जाता है। बट यहाँ पर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सीईओ होता है, वो क्या होता है, एक्चुअल में सेंट्रल लेवल की लाइसेंसिंग को अप्रूव करता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, जो छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम होता है, उनको अप्रूवल दे देता है। बट लाइसेंसिंग जब बात आती है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर स्टेट में स्टेट डेजिग्नेटेड ऑफिसर, सेंट्रल में सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होता है वो करता है इन सारी चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द लाइसेंस। तो देखो जो फूड लाइसेंस होता है उसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, 1 साल होता है, 3 साल होता है, या फिर 1 से 5 साल होता है, या फिर 1 से 3 साल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखो वो होगा हमारा 1 से 5 साल। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, या फिर मैक्स टू मैक्स आप 5 साल के लिए इसको ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बिना लाइसेंस के कोई बिजनेस करते हो तो आपके ऊपर 5 लाख तक का पेनाल्टी इम्पोज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने, इफ एनी पर्सन वांट्स टू इंपोर्ट
food items for sale in India, will he need to get a license or not? If yes, then what kind of license do he have to get? क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहता है अपनी कंट्री में, तो उसको लाइसेंस लेना होगा या नहीं लेना होगा। अगर लेना होगा तो कौन सा लाइसेंस लेना होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है, लाइसेंस विल नॉट बी रिक्वायर्ड, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। स्टेट लाइसेंस की जरूरत होगी, यहां पर बोल रहे हैं ओनली रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी ऑप्शन नंबर थर्ड में, या फिर सेंट्रल लाइसेंस विल बी रिक्वायर्ड। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर आपको सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। देखो क्या होता है कि अगर आप उस आर्टिकल ऑफ फूड को मंगा रहे हो, भले ही आप बिजनेस पूरी कंट्री में मत करो, आप एक लोकल एरिया में सेल करो, बट कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी भी इंग्रेडिएंट को, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को, तो आपको यहाँ पर सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। दूसरी चीज है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ लाइसेंस ऑफ एफबीओ वाज कैंसिल्ड कैन ही अप्लाई फॉर फ्रेश लाइसेंस। अगर किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर का किसी कारणवश लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता तो क्या वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है सेम बिजनेस के लिए? ऑप्शंस है, नहीं अप्लाई कर सकता, नो। ऑप्शंस है, यस अप्लाई कर सकता है। ऑप्शन सी है, अप्लाई आफ्टर 3 मंथ ऑफ कैंसिलेशन डेट, या फिर अप्लाई आफ्टर 6 मंथ ऑफ कैंसिलेशन डेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 मंथ के बाद में, जैसे मान लिया कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, उसके बाद में जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं आप दोबारा से अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने, इन केस द सीज्ड फूड आर्टिकल इज पेरिसेबल एंड इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, द फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड। सपोज दैट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के ये बोला जा रहा है कि अगर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज कर दिया गया, यानी कि वो पूरी की पूरी शॉप थी या फिर पूरा का पूरा प्रेमाइसेस था, उसको सीज कर दिया गया। अब सीज करने के बाद में ये पता चलता है कि वो जो आइटम है वो पेरिसेबल है, खराब हो गया है, अनफिट है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, अगर उसको कंज्यूम किया जाएगा तो किसी की हेल्थ खराब हो सकती है। उस केस में फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए उसको? सेंड द सैंपल फॉर एनालिसिस, उस सैंपल की एनालिसिस के लिए भेजेगा, या फिर आफ्टर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर डिस्ट्रॉय द सेम, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस बेस करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर डिस्ट्रॉय द सेम विदाउट नोटिफाइंग द एफबीओ, यानी कि बिना एफबीओ को बताया वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर रिटर्न द सेम टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर आफ्टर नोटिफाइंग हिम इन रिटिंग। तो इसका जो रिटर्न में देने के बाद में देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नोटिस देने के बाद में फूड बिजनेस ऑपरेटर को एक नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद में जो भी फूड आर्टिकल ऑफ फूड है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 परचेजर मे हैव एनी फूड आर्टिकल एनालाइज्ड बाय, यानी कि परचेजर यानी कि हम और आप कोई भी कैंडिडेट कहीं पर भी जा करके किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को अगर परचेज करता है तो क्या वो खुद अपने आप से भी उसकी एनालिसिस करवा सकता है, टेस्टिंग के लिए भेज सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन्फॉर्म टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ परचेज फॉर ऑफ हिज इंटेंशन, यानी कि परचेज करते टाइम पे फूड बिजनेस ऑपरेटर को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हम इसकी टेस्टिंग कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेंडिंग परचेज्ड फूड फॉर एनालिसिस विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द, यानी कि बिना फूड बिजनेस ऑपरेटर को इन्फॉर्म किए ये सेंड कर सकता है। सेंडिंग 2 पार्ट्स टू द फूड सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि क्या वो 2 पार्ट्स उसके हैं वो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास भेजेगा, या फिर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि अगर आप उसकी टेस्टिंग कराना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर को कि हाँ भाई आपके यहाँ से ये भी जो हम सैंपल ले रहे हैं उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, ठीक है। यानी कि अपने इंटेंशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आज आज के जो 30 क्वेश्चंस थे वो आपको डिटेल में समझ में आए होंगे, सबको हमने डिटेल में कवर किया, अच्छे से कवर किया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर बेनिफिशियल नहीं होगा तो हम क्यों बनाएंगे। तो आपको फीडबैक जरूर देना है, और इसके साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लेना चाहते हो तो आप सो एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज और नोट्स वगैरह आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।